Good morning, everyone. I am Ankit Kumar Swai. Today I am here to explain the chapter Reaching the Age of Adolescence. हम पार्ट 1 कवर कर चुके थे, जिधर हम रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ ह्यूमंस भी कंप्लीट कर चुके थे. आज हम हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड पढ़ेंगे. सो यहाँ पे पहेली बोल रही है कि मेरे मम्मी और मेरे आंट बात कर रहे थे और वो सुनी कि उनका एक पहेली का एक कज़िन मतलब कज़िन बेबी होने वाला है, मतलब जन्म होने वाला है. तो वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो बॉय होगा या गर्ल होगा. तो पहेली सोच रही है कि क्या वो मतलब कैसे क्या चीज़ एक फर्टिलाइज एग को बॉय या गर्ल में मतलब बनाता है, मतलब बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा वो चीज़ डिसाइड करता है. सो देखते हैं बॉय और गर्ल. सो यहाँ पे बोला गया है कि हर फर्टिलाइज एग यानी जाइगोट जो जब दो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो सब जो सेल बनता है वो जाइगोट होता है. उसके बाद एम्ब्रियो फीटस बनते हैं. तो पहले जो जाइगोट होता है उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि वो बेबी का क्या सेक्स होगा, मतलब क्या जेंडर होगा. सो जो उसका इंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है वो एक सेल के अंदर, जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है. क्रोमोसोम जो कि एक फर्टिलाइज एग के अंदर होगा. एक फर्टिलाइज एग एक सेल होता है, वो मतलब एक सेल होता है जिसके अंदर मतलब जो फर्टिलाइज एग होता है वो खुद एक सेल होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है. सो हम चैप्टर 8 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हर क्रोमोसोम हर क्रोमोसोम मतलब हर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम होता है. मतलब हर सेल के अंदर क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है. और जो ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जो कि उनके सेल के न्यूक्लिय के अंदर होता है. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम. और उनमें से जो 2 क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम. यानी ओके सो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46 अमाउंट में बोला जाए तो. उनमें से 22 पेयर यानी 44 होते हैं अलग क्रोमोसोम, और उनमें से 1 पेयर यानी 2 मतलब अगर पीसेस में गिना जाए तो 2 होता है सेक्स क्रोमोसोम. ओके तो यहाँ तक हम लोग देख लिए. उसके बाद अ फीमेल हैज़ 2 X क्रोमोसोम while a male has only X and Y chromosome. The gametes, egg and sperm have only one set of chromosome. सो जो फीमेल होता है उसके पास फीमेल हैज़ 2 X क्रोमोसोम while a male has 1 X and Y क्रोमोसोम. क्योंकि जो हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जो क्रोमोसोम ऐसे बिखरे हुए हेयरी लाइक होते हैं. सो क्रोमोसोम हर वक्त मतलब ह्यूमन बींग के अंदर 23 पेयर्स होते हैं. तो उनमें से जो 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम हुआ. तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये है मेल का, ये है फीमेल का. इसका न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस के अंदर दो हुए, दो ठो मतलब एक पेयर में यानी 2 पीसेस हुए. इसमें भी 2 पीसेस हुए. इसके जो मेल वाला होता है उसमें एक्स एंड वाई दोनों होता है, और जो फीमेल वाला होता है उसमें बस एक्स एंड एक्स ही होता है. सो जब द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो गैमेट होता है एग और स्पर्म जो भी होते हैं, जो फीमेल और मेल गैमेट होते हैं उनमें सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है. तो द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 X क्रोमोसोम. जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, जो मतलब फर्टिलाइजेशन जिसमें नहीं होता है, वो उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम एक्स होता है. बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड. जो स्पर्म होते हैं वो 2 काइंड के होते हैं. 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ द वाई क्रोमोसोम. जो वन स्पर्म 2 काइंड के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ. सो व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस विद द एग, द जाइगोट वुड हैव 2 X. अगर एक स्पर्म, जो स्पर्म जिसमें एक एक्स होगा
वो फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स ही होता है ना, तो वो दूसरे एक्स के साथ मिलके एक गर्ल हो जाएगा। सो जो जाइगोट बनेगा, जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो दो ठो जो सेल होता है फीमेल और मेल, गैमेट सेल ही होता है। जो गैमेट्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, बट दोनों जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो दो नहीं होते, वो सिर्फ वो दोनों मिलके एक सिंगल हो जाते हैं। तो वो जो सिंगल सेल जाइगोट होगा वो हो जाएगा फीमेल, फिर उसके बाद फीमेल चाइल्ड हो जाएगा वो, यानी गर्ल हो जाएगा। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग ओवम एट फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। अगर वो जो स्पर्म होगा वो अगर एक वो अगर वाई होगा और फीमेल के पास एक्स होगा, तो एक्स वाई मिलके एक्स वाई या वाई एक्स, मतलब एक्स वाई होता है मेनली, वाई एक्स भी मतलब समझ जाइए बस, वो मिलके हो जाएगा बॉय। ओके ओके, यहाँ पे दिया गया है ये स्पर्म है वाई वाला और ये एक्स वाला। यहाँ पे एग है दो जो कि फीमेल बॉडी में होते हैं। अगर ये वाई और ये एक्स मिलेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, जो कि एक बॉय होगा। ये एक्स और एक्स अगर मतलब फ्यूज़ हो जाएंगे तो एक्स एक्स होगा, जो कि एक गर्ल बनेगा। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। अब आप जानते हैं कि जो सेक्स जो होता है क्रोमोसोम, जो मतलब एक बेबी का सेक्स यानी उसका जेंडर क्या होगा, वो फादर के ही ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि फादर का ही स्पर्म जाके डिसाइड करता है कि वो एक्स होगा या वाई होगा, क्योंकि गर्ल के पास तो पहले से एक्स होता है। The belief that the mother is responsible for the sex of two of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. आप तो देखे होंगे कि गांव वगैरह में अभी भी होता है कि अगर कोई गर्ल पैदा होता है तो वो उसे रखना नहीं चाहते, और वो दोष उसे मदर का ही देते हैं कि गलती मदर का ही है। बट ऐसा नहीं है, जो कि आप अभी देख चुके हैं कि उसका रीज़न क्यों। उसका देखते हैं 10.7 हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। इधर सिर्फ सेक्स हॉर्मोन्स ही नहीं होते, और भी तरह तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। लुक एट फिगर 10.3 अगेन। फिगर 10.3, ओके, ये फिगर 10.3 जो वो हॉर्मोन्स वाला। सो ओके, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वही मतलब स्टिमुलेट करता है ओवरी और स्पर्म को कि वो प्रोड्यूस हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। Apart from the pituitary, the testis and the ovary, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenal। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से अपार्ट अगर हम जाए, सो टेस्टिस और ओवरीज इन सबको भी अगर अलग जाए तो उनसे भी अलग और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि थायराइड, पैंक्रियास एंड एड्रेनल, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। फिगर 10.5, ये है फिगर 10.5, जिसमें एक डायग्राम दिया गया है जो हमें दिखाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किधर है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे इस हेड पोर्शन में है, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के पास होता है, एड्रेनल ग्लैंड हमारे इधर चेस्ट और स्टोमक के अराउंड वाला एरिया में होता है, और पैंक्रियास भी। उसके बाद पोजीशन ऑफ इसके बाद पोजीशन दिया गया है कि फीमेल का ओवरी जो होता है वो किधर होता है। फीमेल का ओवरी इधर होता है, और जो टेस्टिस होता है वो इधर नीचे होता है मेल का। बोझो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड प्लगिंग थ्रोट। वो बोझो है पहेली एक बार अपने आंट के साथ गए थे एक डॉक्टर के पास, जिधर उन्हें याद है कि एक बॉय था जिसका नाम था काका। उसका गला और उसका गला बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बल्गिंग थ्रोट था उसका। देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। उनके आंट को वो पूछे कि ये क्या हो रहा है, तो उसके आंट बोले कि वो थायराइड से, मतलब थायराइड बोलना सॉरी, गोइटर से, गोइटर नाम का एक डिजीज़ है उससे वो सफ़र कर रहा है। अ डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड,
जो थायराइड ग्लैंड का एक डिजीज़ होता है गोइटर। आप देखिए कि थायराइड ग्लैंड इधर गले के पास होता है, इसीलिए गोइटर जो होता है उसमें गला फूल जाता है, जो कि आप 7th क्लास में पढ़े होंगे। काका's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine। जो काका जो है वो बच्चा, उसका मतलब जो लड़का, उसका थायराइड ग्लैंड जो था वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज हिज पैंक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन। जो उनके आंट बोले कि उनके जो अंकल हैं यानी आंट के जो पति हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पैंक्रियास है जो कि उनके स्टोमक और चेस्ट के बीच में स्टोमक एरिया में है, वो इंसुलिन एक हार्मोन है जो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं इनसफिशेंट क्वांटिटीज़ में, जितना बॉडी को जितना चाहिए उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बोझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंटी अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड। जो बोझो और पहेली थे वो उनके आंट को एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पूछे, विच आर ऑल्सो सोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। जो कि जो डॉक्टर जो क्लिनिक का जो वॉल था उसमें हैंग किया गया था। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। जो एड्रेनल ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है हार्मोन, वो मेंटेन करता है कि जो ब्लड होगा उसमें करेक्ट सॉल्ट बैलेंस होना चाहिए। एड्रेनल ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हार्मोन एड्रेनल। जो एड्रेनल होता है वो एड्रेलिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बेरेस्ड और वरिड। अगर वो हेल्प करता है कि बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, अगर वो स्ट्रेस में हो, या अगर कोई आदमी बहुत गुस्से में हो या एम्बेरस हो गया हो, बहुत ज़्यादा ऐसा शर्मिंदा हो गया हो या वरी हुआ हो तो उस वो मतलब एड्रेनल एडजस्ट करता है उसको। थायराइड एंड एड्रेनल सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। जो थायराइड और एड्रेनल थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड होते हैं वो सीक्रेट करते हैं वो हार्मोन जो उन्हें रिसीव होता है पिट्यूटरी के थ्रू। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो कि उसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को भी सीक्रेट करता है। इधर लिखा गया है, बोझो बोल रहा है कि आर आर देयर हार्मोन इन अदर एनिमल ऑल्सो, हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। क्या हार्मोन एनिमल के अंदर भी होता है? क्या वो जो अगर वो होता है तो वो क्या रोल करता है रिप्रोडक्शन में? रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अभी हम देखते हैं कि जो रोल है हार्मोन का, वो हिस्ट्री मतलब इंसेक्ट और फ्रॉग का जो लाइफ हिस्ट्री है वो कैसे कंप्लीट करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अबाउट द life history of silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. जो कैटरपिलर होता है वो पास करता है बहुत सारे स्टेजेस से मॉथ बनने से पहले। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। रिकॉल कीजिए क्लास 7 जो आप पढ़े थे, जिसमें लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ दिया गया था। सिमिलरली द टेडपोल पासेस थ्रू सर्टन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। जो टेडपोल होता है जो फ्रॉग का मतलब फर्स्ट रूप होता है, उसे फ्रॉग बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से पास होना पड़ता है। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो चेंज होता है उसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू इंसेक्ट में कंट्रोल किया जाता है। फ्रॉग में, इन फ्रॉग, ये थायरोक्सिन जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड हार्मोन से, सॉरी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन जो कि एक हार्मोन है कंट्रोल किया जाता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। जो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है उसे आयोडीन चाहिए रहता है, प्रेजेंस चाहिए उसे आयोडीन का, जो कि हमें सॉल्ट में मिलता है। इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशेंट आयोडीन, द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। जो वाटर में टेडपोल रह रहा है अगर उधर सफिशेंट आयोडीन नहीं है तो वो टेडपोल एडल्ट बनने में नाकामयाब हो जाएगा, वो एडल्ट नहीं बन पाएगा। इफ़ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट
will they got goiter caused by the lack of thyroxine। इसमें वो जो पूछ रहा है कि अगर कोई पीपल के फूड में आयोडीन नहीं होगा उसके डाइट में, तो क्या उससे गोइटर हो जाएगा थायरोक्सिन के लैक से। द एक्टिविटी 10.3 क्या है, उसका लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। जो फिजिकल और मेंटल जो स्टेट होता है, जो मतलब जो होता है वो इंडिविजुअल के फूड से, उसका हेल्थ से मतलब कनेक्टेड रहता है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बींग एट एनी एज नीड्स टू हैव बैलेंस्ड डाइट। हर ह्यूमन बीइंग को अपने कोई भी एज में हो वो हो उसे बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस्ड डाइट। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। जो पर्सन है उसे पर्सनल हाइजीन यानी उसे नहाना चाहिए, हाइजीन रहना चाहिए, जो उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और उसे अपना फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज बॉडी इज ग्रोइंग। जो ये सब टिप्स होते हैं ये सब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हम एडोलसेंस पीरियड में हैं जिधर बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट। Adolescence is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. जो एडोलसेंट होते हैं उनका रैपिड ग्रोथ होता है, ये जो स्टेज होता है इसमें रैपिड ग्रोथ और रैपिड डेवलपमेंट होता है, जिससे कि उनका बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, उनका खाना बिल्कुल ही बैलेंस्ड होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस्ड डाइट इज़। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें हम मतलब जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इन जो कि मतलब सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और इंडियन मील रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, दाल जिसे पल्सेस भी बोला जाता है, एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील। जो इंडियन मील में रोटी, राइस, दाल जिसे पल्सेस भी बोला जाता है और वेजिटेबल, ये सब बैलेंस्ड डाइट होता है। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर इंटेंस। मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। जो मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट होता है अपने में ही, और फ्रूट्स भी मतलब नरिशमेंट मतलब सही ढंग से दे देता है। और जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स, मतलब जो बच्चे होते हैं बहुत ही न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके लिए उनका मदर मिल्क ही काफ़ी हो जाता है नरिशमेंट के लिए। आयरन बिल्डिंग ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एस लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, आयरन, इंडियन गूसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंट। जो आयरन बिल्ड्स ब्लड और आयरन रिच फूड जो होते हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनैच और जैसे पालक भी, और ये सब मतलब अच्छे होते हैं। और जो जैगरी गुड़ होता है, जिसे हिंदी में गुड़ भी बोलते हैं, मीट, और जो सिट्रस फूड्स होते हैं, और जो इंडियन गूसबेरी जिसे आंवला हम लोग बोलते हैं, वो एडोलसेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चेक आइटम फॉर लंच एंड डिनर योर मील। इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस। देख आप अपना लंच और डिनर का मील चेक कीजिए, क्या वो न्यूट्रिशियस है। सो अभी हम आते हैं चिप्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चिप्स एंड पैकेट फूड और थिन्ड स्नैक थ्रू वेरी टेस्टी, दो वेरी टेस्टी should never replace regular meal as they do not have adequate nutritional value। इसमें बोला गया है कि चिप्स और जो थिन्ड स्नैक्स पैकेट फूड होते हैं ये सब भले ही टेस्टी होते हैं, बट वो कभी भी एक नॉर्मल मील को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पर्सनल हाइजीन। हमें अपना पर्सनल हाइजीन कैसे करना चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। हर इंसान को हर दिन नहाना चाहिए कम से कम एक बार। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड। ये जो टीनेजर्स होते हैं, इन एडोलसेंट होते हैं, इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके जो स्वेट ग्लैंड होता है उसका एक्टिविटी अभी बढ़ चुका है। समटाइम्स मेक्स स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक द बॉडी स्मेली। कभी कभी वो जो स्वेट ग्लैंड बहुत जो स्वेट जमा हो जाता है और वो बॉडी बहुत स्मेली होना लगता है, स्मेल करने लगता है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। बॉडी का हर एक एक पार्ट
साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. अगर अच्छे से क्लीननेस नहीं किया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है. गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. गर्ल्स लोगों को अपना स्पेशल केयर करना चाहिए उनके मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे. दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. उन्हें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहले से ही ट्रैक करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेंस्ट्रुएशन अगर जब होने लगे तो उन्हें पहले से ही पता चल जाए कि कब होने वाला है. ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यही तारीख को, क्योंकि 28 to 30 डेज़ बोला गया है. वो 28 हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. मतलब उसके आसपास मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा, वो हम लोग गेस कर सकते हैं उससे. यूज़ सैनिटरी नैपकिन ऑफ क्लीन होममेड पैड्स. हमें सैनिटरी पैड नैपकिन या जो होममेड पैड्स होते हैं उससे मतलब क्लीन वाला उससे यूज़ करना चाहिए. चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर एज पर द रिक्वायरमेंट. हर 4 से 5 घंटा में एक पैड चेंज कीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. फिजिकल एक्सरसाइज. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. ऑल यंग बॉयज़ and girls should take walk exercise and play outdoor game. वॉकिंग इन फ्रेश एयर हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील कराता है, विच कीप्स आवर बॉडी ऑल्सो फिट एंड हेल्दी. और जो ऑल यंग बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए वॉक करना, एक्सरसाइज करना और आउटडोर गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उनका फिज़िकल बॉडी को मतलब हम लोग मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, बट हमें फिज़िकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम. ओके, सो अभी हम देखते हैं कुछ मिथ्स, कुछ टैबूट्स और डूज एंड डोंट्स. मिथ मतलब जो चीज़ बोला जाता है बट वो सच है या नहीं हमें पता नहीं. तो हम देखते हैं. You have learned here from chapter 9 that the scientific fact really related to human reproduction. There are many wrong notions which you should know now be able to discard and informed adolescents. For example, there are myth and taboos regarding bodily changes that adolescent experience. Some of these are given below, and you can now argue why these myths are not facts. यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या ये जो झूठे अफवाहें सब फैलाए जाते हैं, उनमें से कुछ अभी नीचे दिया गया है. ए गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. अब तो मतलब कुछ ज़्यादा ही रबिश है, क्योंकि एक लड़की कैसे ही एक लड़कों को मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग अगर देखेगी तो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि उसके लिए तो रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन चाहिए, क्योंकि तो कभी मतलब देखते नहीं हो सकता. ये बहुत ही ज़्यादा फेक है. द मदर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. ये चीज़ अभी भी माना जाता है कई सारे गाँव में, जो कि हम एडोलसेंट्स को मतलब अवेयर करना चाहिए सबको कि नहीं, इसमें मतलब फादर का ही होता है, रेस्पॉन्सिबल फादर ही होते हैं उस सेक्स के लिए. ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पुराने लोग जो काला ऐसा उनके शास्त्र मतलब वो ऐसा मानते हैं पुराने ज़माने के लोग सब कि किचन में अगर कोई भी गर्ल को काम नहीं करना चाहिए उनके मेंस्ट्रुएशन के दौरान, जो कि झूठ है. वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो जो चाहे वो करें. You may come across other myths and taboos. Discard them. आप अपने लाइफ में और भी बहुत सारे मिथ्स एंड टैबूज़ के सामने फेस कर सकते हैं, और वो सब आपको डिस्कार्ड करना चाहिए. नहीं, वो सब फालतू हैं. उसका क्या है, से नो टू ड्रग्स. एडोलसेंस इज अ पीरियड और ऑफ मच एक्टिविटी इन बॉडी एंड माइंड विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जो एडोलसेंट के टाइम में बहुत सारे नॉर्मल मतलब मिक्स्ड मतलब ऐसा जो भी मतलब मिक्स्ड मतलब माइंड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के चीज़ आते रहते हैं, और आप वो सब नॉर्मली होता है, जो भी मतलब होता है वो सब नॉर्मल ग्रोइंग अप मतलब बढ़ने का ही एक पार्ट होता है वो सब. सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर. आपको कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए. इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स. अगर कोई बोलता है कि आप ड्रग्स लेते ही
थोड़ा सा फील मतलब अच्छा फील करेंगे, तो आपको बस कहना है नो, अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। आपको नो ही कहना है। कोई भी बाहर वाला आदमी अगर आपको बोलता है तो आप नो बोलिए, क्योंकि वो आपको कुछ भी दे सकता है। और ड्रग्स ऐसा चीज़ होता है कि जिससे आप एडिक्टेड हो सकते हैं। मैं मेडिसिन वाला ड्रग्स नहीं बोल रहा, वो एक अलग टाइप वाला, वो दूसरा वाला ड्रग्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कोई ड्रग्स लेने के लिए तो चलता है, मतलब डॉक्टर बोल प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो आप लीजिए। और दूसरा चीज़ ये है कि ड्रग्स आर एडिक्टिव। जो ड्रग्स होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं। आप ये चीज़ से अवेयर हो ही गए होंगे अभी तक कि ड्रग्स होते हैं वो बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। बट अनलेस वो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं आप उसे ले सकते हैं, बट अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा तो मत लीजिए उसे। इफ़ यू टेक देम वंस यू विल फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आप उसे एक बार लेंगे तो आपको और लेने का मन करेगा। देन हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। फिर उसके बाद फ्यूचर में आपको ये बहुत दिक्कत देगा। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वो आपका हेल्थ और आपका खुशियों को छीन लेता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस HIV। आप एड्स के बारे में तो सुने ही होंगे, जो कि HIV एक डेंजरस वायरस से कॉज करता है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। ये जो वायरस है HIV, ये एक नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर जो सिरिंज जिससे इंजेक्शन दिया जाता है वो अगर सेम ही सिरिंज से किया जाए तो। इफ़ इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर कोई मदर को हुआ है एड्स तो उनके मिल्क से भी उनके बेबी को एड्स हो सकता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। अगर एक पर्सन को HIV हुआ है उसके साथ अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो आपके पास भी वो HIV आ सकता है। अब यहाँ देखते हैं एडल्ट्स एंड प्रेगनेंसी। यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज ऑफ मैरिज इज़ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़। अभी वो चेंज हो चुका है, बट बुक के हिसाब से 18 है और बॉयज़ के लिए 21। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली फॉर मदरहुड। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन मदर एंड द चाइल्ड। अगर हम पहले ही मतलब ये जो टीनेज जो मैरिज होता है वो अच्छा नहीं होता मदर्स के लिए, क्योंकि वो अभी प्रिपेयर नहीं होते मेंटली और फिजिकली मदरहुड के लिए। और अर्ली मैरिज जो होता है, जो बाल विवाह होता है, वो मदरहुड जो मदर के लिए वो कुछ प्रॉब्लम्स और उनके बच्चे के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। इट ऑल्सो curtails एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग वुमेन एंड मे कॉज मेंटल एगोनी एज सी इज़ नॉट रेडी फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मदरहुड। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ले नहीं सकती, क्योंकि यंग यंग वुमेन अभी तक मेंटली अभी तक स्टेबल नहीं है और वो अभी रेडी नहीं है इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए। ओके, सो ये चैप्टर अभी ख़त्म हो गया हम लोग का, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी था और इसे हम दो पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे मिल सकता है वो भी मैं पोस्ट मतलब दे दूंगा। थैंक यू।